इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं, यानी कमला के दुख को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। जीवनलाल और उसके परिवार वाले क्या है, पत्थर है। जिस तरह पानी पत्थर से टकराकर वापस आ जाता है, उसी तरह कमला के दुख को ये नहीं समझेंगे। कमला सिसकती हुई, भैया क्या? प्रमोद, घबराओ मत, मैं जल्दी फिर आऊँगा। प्रमोद ढांढस बंधाता है कमला को कि मत रो, घबराओ मत, मैं जल्दी आऊँगा। उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट की मरहम लेके आऊँगा। चोट की मरहम, दहेज की बाकी रकम। कितनी रकम बाकी थी? 5,000। कमला न समझने के ढंग से, मरहम? प्रमोद, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है, उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। प्रमोद, तुम चिंता ना करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। यानी जिस समय की कहानी है उसके हिसाब से आज के लिए 5 लाख, और जो भाई गरीब है, उतना समर्थ नहीं है, 5 लाख उसके लिए बहुत है, जैसे उस समय प्रमोद के लिए 5,000 था। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हज़ार में तो बिक ही जाएगा। उनके पास ले देकर एक पुराना मकान है। कमला व्याकुलतापूर्ण आग्रह से, मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। लेकिन कमला तिलमिला जाती है, क्योंकि कमला से एक छोटी बहन भी है और उसका विवाह भी करना है। अगर इसी के लिए घर तक, आप यहाँ समझ सकते हो कि दहेज एक कैसा अभिशाप है कि इसके लिए व्यक्ति सड़क पर आ जाता है, उसके माथे का छत तक छिन जाता है। प्रमोद, यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? लेकिन प्रमोद बेचारा मजबूर है, वो चाहता है कि उसकी बहन हमेशा खुश रहे। कमला, किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? 1-2 साल में विमला का विवाह भी आपको करना है, आवेश में आकर। यानी कमला कहती है कि नहीं, आप घर मत बेचिए, क्योंकि मेरी छोटी बहन विमला का विवाह भी तो आपको करना है, तब आप कहाँ से लाएंगे इतनी बड़ी रकम? प्रमोद बीच में ही, लेकिन तुम? कमला, मेरी चिंता आप ना करें, सच विदा होने पर भी मुझे जरा भी दुख ना होगा। अब कमला अपने दुख को छुपा लेती है, क्योंकि वो देखती है कि मेरा भाई कितना दुखी और मजबूर है कि वो अपने घर को भी बेच देना चाहता है उसके दहेज को पूरा करने के लिए। प्रमोद, कमला, गौरी आ रही है। अब कमला अपने भाई को ढांढस बंधाती है कि उसकी ननद गौरी आ रही है। बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। वो अपने भाई को ढांढस बंधाती है। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला। प्रमोद कहता है कि पैसा तो हमें देना ही पड़ेगा। कागज़ के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रहोगी? प्रमोद कहता है कि ये लोग झूठे हैं, सिर्फ झूठा नकाब पहनकर, इनका असली चेहरा छुपा हुआ रहता है, क्योंकि ये पैसे के भूखे हैं। ये स्नेह और प्यार नहीं जानते। सभी को ये किस में तौलते हैं? पैसों में ही तौलते हैं। कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति ही हैं, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी भूल जाएंगे। कमला अपने भाई को समझाने का प्रयास करती है। प्रमोद, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। और प्रमोद को ये विश्वास नहीं है कि जो राजेश्वरी है वो नरम स्वभाव की है, क्योंकि वो जीवनलाल के उग्र स्वभाव को देख चुका है, उनके अहंकारी स्वभाव को देख चुका है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि राजेश्वरी की ममता भी सिर्फ एक दिखावा है। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश, गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। राजेश्वरी, कैसा दिखावा भैया? प्रमोद चौंक पड़ता है। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। राजेश्वरी, यानी कोई बड़े आते हैं तो हम उठ जाते हैं कुर्सी से, तो उस तरह से ही कमला और प्रमोद उठने का प्रयास करते हैं। राजेश्वरी दूसरे कोच में बैठती हुई, यानी दूसरे सोफे पर बैठती है। बैठे रहो तुम लोग हंसकर, क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? प्रमोद, बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। राजेश्वरी, समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? राजेश्वरी, मुझसे शर्म कैसी? मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे?
राजेश्वरी प्रमोद को समझाती है कि जैसे तुम रमेश मेरा बेटा है वैसे तुम भी मेरे बेटे के समान हो। बताओ कि उसके पति जीवनलाल कितना पैसा प्रमोद से चाहते हैं। प्रमोद जी जी रुपये की कोई बात नहीं हुई, वे तो राजेश्वरी बीच में ही, माँ से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, इंसान से ज़्यादा उन्हें पैसा प्यारा है। प्रमोद जी आप, राजेश्वरी प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि से देखती है, नहीं उसको लगता है कि प्रमोद उनसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए ध्यान से दृष्टि गड़ा कर उसकी तरफ देखती है। बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो, बताओ। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में 5,000। राजेश्वरी बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपये। उनके मुख पर मारकर कहना कि ये लो कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। प्रमोद ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद मुझे रुपये नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। कमला की कुछ समझ में नहीं आ रहा और राजेश्वरी बहुत गुस्से में है, क्योंकि राजेश्वरी एक माँ है और साथ ही एक औरत है, इसलिए वो एक माँ के दर्द को और एक औरत के दर्द को समझती है और अपने पति पर नाराज़ होती है और कहती है कि बेटी के प्रेम से बड़ा या इंसान से बड़ा रुपया नहीं होता है, इसलिए लो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, ये देकर और अपनी बहन को विदा कराकर ले जाओ। राजेश्वरी लौटती हुई, यह क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो, यह कभी नहीं हो सकता। लेकिन प्रमोद मना करता है, तब राजेश्वरी उसे मीठी झिड़की देती है कि मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही हूँ। इस बात को राजेश्वरी समझती है कि किस प्रकार वो अपनी बेटी की राह देख रही है और अगर बेटी ना आई तो उन्हें कितना दुख होगा। उसी तरह कमला की माँ भी तो उसकी राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजी में चाबी का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई, जा बेटी तिजोरी से रुपये निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती है। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। राजेश्वरी जाती क्यों नहीं, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और सिसकने लगती है। प्रमोद को भी बहुत दुख होता है कि उसने ये सोचा था कि राजेश्वरी की ममता सिर्फ दिखावा है, लेकिन सही में राजेश्वरी एक ममतामयी माँ है। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है, तुमने स्वागत की कोई तैयारी की कि नहीं? राजेश्वरी जा बेटी तू अंदर जा, अपनी बहू को अंदर जाने के लिए कहती है। जीवनलाल अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की, जरा यह भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। अंडरलाइन करो, नाक वाले मीन्स जीवनलाल का मानना है कि उन्होंने बहुत दहेज दिया है, इसलिए उनकी नाक बहुत ऊंची है, बहुत सम्मान है उसकी बेटी के ससुराल में उनका, और वो प्रमोद को दिखाना चाहते हैं, वो अहंकारी व्यक्ति प्रमोद को दिखाना चाहता है कि कैसे मेरी बेटी विदा होकर आ रही है। राजेश्वरी चिढ़ जाती है इस बात से। गालियों के अलावा कभी सीधी बात निकलती है मुँह से, जब देखो तब बेढंगी बातें, क्योंकि वो तब से कटी कटी प्रमोद को सुना रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। जीवनलाल ये लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने, लेकिन जीवनलाल के लिए एक आम बात है, क्योंकि उनको आदत है इस तरह से बात करने की। राजेश्वरी तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नक्कटे नाक वाले, यानी बेटी के वो पूरा दहेज उन्होंने दिया है, बहुत अमीर है, और बाकी सब नक्कटे, यानी जिसकी नाक नहीं, जिसकी इज्जत नहीं। नाक वाले बहुत अधिक इज्जत वाले, नक्कटे जिसकी कोई इज्जत नहीं है। जीवनलाल तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। प्रमोद तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। प्रमोद भी कहता, नहीं आपने गलत क्या कहा, आज के समय में स्नेह प्यार संबंध इंसानियत कुछ भी नहीं, जो भी है वो पैसा है, पैसा नहीं है तो नाक सभी क्या है, नक्कटे हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। राजेश्वरी, यहाँ राजेश्वरी नहीं होगा, आप देखना यहाँ पर होना चाहिए जीवनलाल, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, आप अगर देख रहे हो वीडियो तो आप ठीक कर लोगे। जीवनलाल आ गई मेरी गौरी, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। तभी बाहर से
जीवनलाल बहुत खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि रमेश आ गया, यानी उसकी बेटी भी आ गई होगी। और वो राजेश कहते हैं कि जल्दी से मिठाई की थाली लेकर आओ। लेकिन तभी रमेश अंदर आता है और इकहरे बदन का सुंदर नवयुवक है, पैंट और कमीज पहने, हाथ में बरसाती कोट है, चेहरे पर उदासी, क्योंकि सावन का महीना है, जाहिर सी बात है बारिश हो रही है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का लेकिन जीवनलाल जब गौरी को नहीं देखते, अपनी बेटी को नहीं देखते, सिर्फ देखते रमेश उनका बेटा अकेले चला आ रहा, तो वो पूछते हैं गौरी कहाँ है। रमेश बहुत धीरे से कहता है वह नहीं आई। जीवनलाल नहीं आई क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी। रमेश जी हाँ। जीवनलाल फिर। रमेश उन्होंने विदा नहीं किया। राजेश्वरी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती है। कमला के हाथ में कंपन होता है जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले बड़े अहंकारी स्वभाव वाले जीवनलाल ने प्रमोद से कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, उसको कितना नीचा दिखाया था दहेज को लेकर के, कि मैंने इतना दहेज दिया है, देखना मेरी बेटी किस शान से आएगी। और अब उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए नहीं भेजा। मैंने पहले ही कहा था ना कि दहेज एक सुरसा है, सुरसा एक राक्षसी थी जिसका मुंह बढ़ता ही जाता था। तो आप दहेज जितना डालोगे, दहेज के लोभियों का मुंह उतना ही बढ़ते चला जाएगा, वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। जीवनलाल जैसे किसी ने छाती पर घूसा मार दिया। विदा नहीं की, क्यों नहीं की विदा? रमेश कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल गुस्सा होते हैं, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया, लोभी कहीं के। अभी यही बात इन्होंने प्रमोद से कही थी। प्रमोद भी गिड़गिड़ाया था कि मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार जीवन भर की कमाई आपको दे दी, लेकिन जीवनलाल नहीं माने थे। अब वही बात जीवनलाल खुद कह रहे हैं जो प्रमोद ने कुछ देर पहले उनसे कहा था। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक बहुत सिकुड़ी ही रहती है। अच्छा मौका पाकर राजेश्वरी भी उन पर चोट करती है कि किस तरह भी आपने प्रमोद को भी इसी तरह लताड़ा था और उसकी बहन को जाने नहीं दिया था। जीवनलाल मगर शराफत और इंसानियत। राजेश्वरी बीच में ही, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो। जीवनलाल चुप रहो तुम। राजेश्वरी बहुत चुप रही। अब नहीं रहूँगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि? राजेश्वरी चुप नहीं रहती है और दहेज का विरोध करती हुई जीवनलाल से झगड़ पड़ती है। जीवनलाल अनसुनी करके, मेरी बेटी की विदा ना, मेरी बेटी को, यहाँ को होगा ठीक है, विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं अब यहाँ जीवनलाल अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। राजेश्वरी तुम भी तो किसी की बेटी को विदा ना करके उसका अपमान कर रहे हो, किसी का। जीवनलाल चीख कर, गौरी की माँ। अब जीवनलाल को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उनके अहंकार पर उनकी पत्नी ही चोट कर रही है। राजेश्वरी अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरों की बेटी को भी दो। अब यहाँ कैसा लग रहा है जब अपनी बेटी के साथ वैसा व्यवहार हो रहा है, तो जैसा व्यवहार वो अभी अपनी बहू के साथ कर रहे थे। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, ना तुम्हें सुख मिलेगा और ना शांति। जीवनलाल बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। वो बहुत परेशान हो जाते हैं जीवनलाल। राजेश्वरी अगर हर बेटे वाला ये याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाएंगी। यानी जीवनलाल परेशान है, बहू को बेटी माने, बेटी को बहू माने, क्योंकि एकाएक किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता, ठीक है। लेकिन राजेश्वरी एक समझदार महिला है, वो उनको समझाने का प्रयास करती है। जीवनलाल रुक कर पत्नी की ओर देखते हो, शायद तुम ठीक कहती हो। अब जीवनलाल शांत मन से सोचते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि जितना दुख मुझे हो रहा है, शायद कमला को यदि मैं विदा ना करता तो उसकी माँ और उसके भाई को भी उतना ही दुख होगा, क्योंकि कमला के पिता नहीं हैं। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। प्रमोद सारा नाटक देखने के बाद जाने को तैयार होता है, बिना कमला को लिए ही। जीवनलाल चौंक पड़ते हैं। प्रमोद मेरी गाड़ी का समय हो रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्द ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। अब प्रमोद कहता है कि मुझे भी अब जाने की आज्ञा दीजिए, मैं अपनी बहन को बिना लिए जा रहा हूँ, लेकिन इस बार आऊँगा तो आपके दहेज की बाकी रकम मरहम के रूप में ज़रूर लाऊँगा, उसे भूलूँगा नहीं। जीवनलाल दुखी हो जाते हैं। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो। उन्हें अपनी भूल पर पछतावा होता है। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है,
यानी कि जो चोट वो कमला और प्रमोद को दे रहे थे वही चोट उनके बेटे को और उनकी बेटी को भी उसके ससुराल वालों ने दे दिया। प्रमोद लौटता हुआ सांस चले। बाबूजी, जीवनलाल निश्वास छोड़कर एक लंबी सांस छोड़ते हैं। कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। चोट? कौन सी चोट? कि उनकी बेटी के ससुराल वालों ने ये कहकर उनके बेटे को वापस भेज दिया कि उन्हें और दहेज चाहिए, उसके बिना वो उनकी बेटी गौरी को विदा नहीं करेंगे। तो ये चोट भी मरहम का काम कर गई। किस पर? जीवनलाल पर। और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे खड़ी खड़ी, अब वो राजेश्वरी से अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। वह हर्ष मीन्स बहुत खुश हो जाती है कमला। आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यौनिका यानी कि जो पर्दा होता है स्टेज का वो गिर जाता है। पात होता मीन्स गिर जाता है। यानी क्या दिखाया गया है यहाँ पर कि जिस तरह आपको अपनी बेटी के लिए आप परेशान होते हैं उसी तरह आपकी बहू के लिए भी किसी की बेटी है और उसके लिए भी उसके माँ बाप उतने ही परेशान होते हैं। तो इस दहेज रूपी दानों को हमारे समाज से ख़त्म करना है। तो आप इसमें बहू की विदा शीर्षक की सार्थकता होमवर्क में करोगे। थैंक यू।